जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी पुलिस री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? क्या वह प्रथम भाग में है, क्या वह द्वितीय भाग में है, क्या वह भाग चतुर्थ में है, या भाग पंचम में है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? हम बात करें साथियों नागरिकता की, तो नागरिकता का जो उल्लेख दिया गया है वह नागरिकता का जो उल्लेख दिया गया है वह संविधान के दूसरे भाग में निहित है। संविधान के दूसरे भाग में निहित है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक यह निहित है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक निहित है। ठीक है साथियों, बात करें प्रथम भाग की, तो प्रथम भाग में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का संघ व उसके राज्य क्षेत्र निहित हैं। पहले भाग में संघ व उसके राज्य क्षेत्र निहित हैं तथा दूसरे भाग में नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक निहित है। बात करें संविधान के चौथे भाग में, तो संविधान के चौथे भाग में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख है आर्टिकल 5 से लेकर 11। बात करें नागरिकता की, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो यूके यानी कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यूके से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? क्या वह 41वें संविधान संशोधन से, क्या वह 42वें संविधान संशोधन से, या वह 43वें से, या फिर वह 44वें संविधान संशोधन से? तो बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4 में निहित हैं तथा आर्टिकल 51 में निहित हैं। भाग 4 में तथा आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य जो हैं यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए तथा कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं यह
रूस के संविधान से, रूस यूएसएसआर के संविधान से। रूस के संविधान से लिए गए हैं तथा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था जो है वह कहां से ली गई है। तो भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बात करें यूएसए के संविधान से, तो भारत के संविधान में यूएसए के संविधान से मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मूल अधिकार जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है, यह अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। 12 से लेकर 35 अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं तथा तीनों सूचियों की व्यवस्था जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्या वह 53 है, क्या वह 63 है, या 76 है, या फिर वह 79 है। बात करें भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल जो है वह है हमारा 76। भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल जो है, भारत में एक महान्यायवादी होगा, यह आर्टिकल 76 कहता है। ठीक है साथियों, भारत में महान्यायवादी संबंधित आर्टिकल जो है 76 है। बात करें आर्टिकल 53 की, तो आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका निहित है। संघ की कार्यपालिका निहित है, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका निहित है, जिसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 53 में यह कहा गया है कि भारत में एक संघ की कार्यपालिका होगी तथा जिसमें तीनों सेनाओं का हेड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होंगे। राष्ट्रपति होंगे, तीनों सेनाओं के हेड प्रेसिडेंट होंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 53 में निहित है। बात करें अनुच्छेद 63 की, तो अनुच्छेद 63 में साथियों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 कहता है। उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 63 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बात करें अनुच्छेद 79 की, तो अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बात होती है। संसद, बात करें साथियों संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा तथा तीसरा लोकसभा। कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कौन कौन से भाग होते हैं, तो संसद के साथियों 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा जो होती है वह उच्च सदन होता है तथा लोकसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अभी हमने इस प्रश्न के बारे में जिक्र किया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह संविधान के अनुच्छेद 53 में है, संविधान के अनुच्छेद 53 में है। बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा, जो भारत का प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन होगा, व्यक्ति होगा। ठीक है साथियों, तो संघ की कार्यपालिका जो है वह अनुच्छेद 53 में निहित है। बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक, यह अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, यह अनुच्छेद 54 में है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? क्या वह 1905 में किया गया, क्या वह 1909 में किया गया, या 1911 में, या फिर 1920 में? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था साथियों, यह 1909 में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार जो था बिल, यह 1909 में पारित किया गया। बात करें 1911 में, तो 1911 में दिल्ली, 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, भारत की राजधानी बनी, राजधानी बनी। बात करें 1920 की, 1920 में जो था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंदोलन स्टार्ट किया था। बात करें 1905 में, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था साथियों, 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सिक्किम को भारतीय संघ के शहर राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम को भारतीय संघ के शहर राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो साथियों, सिक्किम जो भारत का राज्य बना था, यह संविधान संशोधन था, 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का शहर राज्य बना था। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का शहर राज्य बनने वाला 22वां राज्य था, 22वां राज्य था, राज्य था। साथियों, सिक्किम के बारे में यह पूछ लेता है कि सिक्किम पर किस वंश का शासक था? तो सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा जो है हमारे संसद का, यह निम्न भाग है, जिसके उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष साथियों कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, यह अनंत सेन आयंगर थे, अनंत सेन आयंगर थे, अनंत सेन आयंगर जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे
फर्स्ट अध्यक्ष जो थे यह थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की, केंद्र व राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाता है, किसके द्वारा केंद्र व राज्यों में वित्त का बंटवारा किया जाता है? क्या वह वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है, या फिर वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, या रिजर्व बैंक की सिफारिश पर किया जाता है, या फिर नाबार्ड की सिफारिश पर किया जाता है? तो साथियों, केंद्र व राज्य में वित्त का जो बंटवारा किया जाता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। बात करें हम साथियों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में निहित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में निहित है। ठीक है साथियों। आरबीआई की बात करें, आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी यह 1935 में हुई। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में, तथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह 1949 में हुआ था। बात करें साथियों नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी यह 1982 में हुई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं, पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है, मूल अधिकार सम्मिलित हैं, या फिर मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं? साथियों बात करते हैं, अभी हमने बात की थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह संविधान के भाग 4 में निहित हैं। बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में निहित हैं। बात करें मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में तथा 51 ए में आर्टिकल में निहित हैं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कर्तव्य निहित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम निहित है। ठीक है साथियों। मूल कर्तव्य जो हमारे आर्टिकल 51 ए में, आर्टिकल 51 ए में इनकी संख्या जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों 11 मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार की बात करें यह भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। नीति निर्देशक तत्व की बात करें ये 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, तथा भाग 4 में निहित है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? क्या वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, किसान तथा मजदूर पार्टी थी, गदर पार्टी थी, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी? तो साथियों बात करें ऐसा कौन सा दल था जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो ताशकंद में जो स्थापना हुई थी यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में। बात करें ताशकंद की, तो ताशकंद जो है यह उज्बेकिस्तान में पड़ता है साथियों। ताशकंद उज्बेकिस्तान ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। साथियों एक प्रश्न ताशकंद से यह भी पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। बात करें गदर पार्टी की स्थापना, 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना साथियों 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल
लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? क्या एक मौलिक अधिकार है? मालिक लिखा हुआ है, मौलिक है। क्या एक मौलिक अधिकार है? क्या मौलिक कर्तव्य है? क्या आर्थिक अधिकार है? या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, यह संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित है और मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 पर निहित है। मौलिक कर्तव्य हमारे अभी बताएं 51 के ए में है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लिए गए तथा रूस से अडॉप्ट किए गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी तथा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये हमारे 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलिक अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यह एक मौलिक अधिकार का अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? सहायक अनुदान में होता है, आकस्मिक निधि में होता है, संचित निधि में होता है या फिर लोक लेखा में होता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका वेतन जो आहरित होता है, मतलब उनका वेतन जो बांटा जाता है या फिर उन्हें दिया जाता है, वितरित किया जाता है, वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि जो है संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 266 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। बात करें आकस्मिक निधि की, तो आकस्मिक निधि संविधान का अनुच्छेद 267 में निहित है। आकस्मिक निधि जो है संविधान के अनुच्छेद 267 में निहित है। आकस्मिक निधि में साथियों इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रिजर्व करके रखा जाता है। इमरजेंसी आने के लिए, तो यदि भारत में कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कुछ पैसा, कुछ रुपया रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है साथियों, तो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? क्या वह प्रधानमंत्री के पास होता है, क्या वह राष्ट्रपति के पास होता है, या नौकरशाही, या फिर मंत्री परिषद? तो भारतीय राज्य का वास्तविक कार्यकारी जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। सॉरी, माफ करना, भारतीय राज्य का वास्तविक कार्यकारी जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी निहित है। 19 प्रथम ए में, 19 द्वितीय ब में, 19 प्रथम से में, 19 प्रथम द में। तो यह जो है भारत में प्रेस की आजादी जो है साथियों संविधान का अनुच्छेद 19 प्रथम ए में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 19 के प्रथम ए में निहित है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? बात करें साथियों राष्ट्रपति की शपथ की, तो राष्ट्रपति की शपथ जो है वह आर्टिकल 60 के तहत, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है जो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ आर्टिकल 60 के तहत करता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न
अलग प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। बात करें साथियों दल बदल विरोधी कानून की, तो यह 10वीं अनुसूची में निहित है, दल बदल की 10वीं अनुसूची में निहित है। बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में साथियों मैंने बताया था भाषाएं हैं, भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जिनकी संख्या कितनी है वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते का प्रावधान है। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि दूसरी अनुसूची में वेतन व मुख्य पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में मैंने बताया था कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में व्यवस्था जो है यह 5वीं अनुसूची में निहित है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। क्या यह अनुच्छेद 24 में निहित है, या अनुच्छेद 45 में निहित है, या अनुच्छेद 330 में, या फिर 368 में निहित है। तो साथियों संविधान का अनुच्छेद 24 जो है यह कहता है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करता हुआ पकड़ा गया तो काम कराने वालों को कम से कम 6 वर्ष से 1 साल तक की जेल तथा कुछ जुर्माना भी देना होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये कहता है किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। बात करें अनुच्छेद 45 की, अनुच्छेद 45 यह कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, की जिम्मेदारी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी यह राज्य की जिम्मेदारी होगी। बात करें अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन के बारे में, संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। साउथ अफ्रीका से, जो साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर गृह मंत्री करता है? तो साथियों बात करें पिछड़े वर्ग आयोग की, तो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन जो करता है वह राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत करता है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना करता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो साथियों राज्यसभा जो है सामान्य विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो साथियों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर, किसी भी मामले पर परामर्श या फिर सलाह ले सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर, किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 143 में निहित है। बात करें 123 की, तो 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। बात करें अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 में पहले 312 की बात कर लेते हैं। 312 सॉरी माफ करना, अनुच्छेद 352 की, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। बात करें 312 की, तो इसमें संघ सेवाएं, सॉरी अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? ये जो हमारे IAS, IPS तथा IFS होते हैं, यह अखिल भारतीय सेवा कहलाते हैं। तो यह अनुच्छेद 312 में निहित है। अगला प्रश्न, ठीक है साथियों, ये आज का अंतिम प्रश्न है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, तथा कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है साथियों, धन्यवाद।